पिछले वीडियो में हमने वाष्पोत्सर्जन के लाभ के बारे में चर्चा शुरू की थी, जिसमें पहला बिंदु हमने देख लिया था रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल किस तरह से रसारोहण की प्रक्रिया में सहायक है, ये हमने पढ़ा था। चलिए अब हम वाष्पोत्सर्जन के अन्य लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा जो लाभ है वाष्पोत्सर्जन से है वो है अतिरिक्त जल का निष्कासन। मूलों द्वारा जो जल अवशोषित होता है वो पौधे के संपूर्ण भागों तक पहुंचता है और एकत्रित होता है, और यदि वो आवश्यकता से अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वो वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जल की अधिकता भी पौधे के लिए हानिकारक होती है। और इसी प्रकार मृदा से भी जल का निकास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि जब भी मृदा में जल की मात्रा अधिक होती है तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि मृदा में जो एरिएशन है, लेवल ऑफ एयर ऑक्सीजन, वो कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में पौधे के लिए वो मृदा एक तरह से फिजियोलॉजिकली ड्राई हो जाती है, सही तरीके से जल का अवशोषण नहीं हो पाता। तो जब मृदा में जल की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा लगातार जल की हानि होती रहती है, जिससे मृदा का भी जल स्तर मेंटेन रहता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मृदा में खनिज लवणों की कमी हो जाती है और वायु की भी कमी हो जाती है। तो ये एक वाष्पोत्सर्जन एक डिवाइस है, एक प्रक्रिया है जो लगातार मृदा से और पौधे से अतिरिक्त जल का निष्कासन करती रहती है। तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट शीतन प्रभाव। अब यहाँ पर एक फिजिक्स काम करती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा गुप्त ऊष्मा। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव वाष्प में बदलता है तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो किसी न किसी माध्यम से ली जाती है। तो जैसे फ्रीज है, हमारा मटका है, उसमें ठंडे होने का यही सिद्धांत होता है। तो पौधे में भी जब पत्तियों से जल वाष्प बन के उड़ता है तो कहीं ना कहीं यही शीत कूलिंग इफेक्ट जो मटके में कार्य करता है वो पत्ती पर भी कार्य करता है और पत्ती के तापमान को कम कर देता है। तो कूलिंग इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा लाभ है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से। पांचवा बिंदु है यांत्रिक उत्तकों का विकास। हालांकि इसके पूर्ण प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रमाणों से ये पता चला है कि जो यांत्रिक उत्तक है, यांत्रिक उत्तक यानी जो पौधे की दृढ़ता और मजबूती के लिए आवश्यक है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स वगैरह, ऐसे जो उत्तक हैं उनके विकास में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सहायक होती है। अगला बिंदु खनिज लवणों का अवशोषण। हालांकि इसमें थोड़ा सा विवाद है। हम जानते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण एक सक्रिय प्रक्रिया है, उसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। आगे भी हम पढ़ेंगे इसको, हमारे सिलेबस में भी है। लेकिन कुछ हद तक ये बात सही है कि खनिज लवणों के अवशोषण में भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सहायक होती है। तो इतने सारे लाभ हैं। अभी आप उसको मत उतारिए, मैं आपको समझ दूंगा ये सभी उतारने के लिए। अभी सिर्फ आप इसको समझिए। चलिए अब लाभ हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं हानियाँ। और हानियों में सबसे पहला बिंदु है हासित वृद्धि। हासित यानी रिड्यूस्ड, कम वृद्धि होना, पौधे की वृद्धि का रुक जाना। तो ऐसा क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है और दीर्घीकरण होता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। लेकिन कोशिकाओं में वृद्धि और दीर्घीकरण के लिए उनका स्फीत होना आवश्यक है। स्फीत यानी पर्याप्त जल की मात्रा हो, तब ये कोशिका फूली हुई होगी, अपने शेप में होगी, जिससे इसकी विभाजन और वृद्धि दोनों रुकेगी नहीं। लेकिन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से कभी कभार क्या होता है कि जल की इतनी मात्रा निकल जाती है कि कोशिका की स्फीति अब नहीं रह पाती और कोशिका सिकुड़ सी जाती है, सूखने लगती है, म्लान हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में उसका विभाजन और दीर्घीकरण दोनों ही रुक जाता है और पौधे की वृद्धि इससे प्रभावित होती है। दूसरा प्रोटीनों का अपघटन। बहुत सारी उपापचय क्रिया हैं जिसमें एमिनो अम्ल और प्रोटीन काम करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से पानी की कमी हो जाती है, वाटर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और वाटर स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जो प्रोटीन और एमिनो अम्लों के विघटन को बढ़ाती है। वाटर स्ट्रेस फिजियोलॉजी आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे कि वाटर स्ट्रेस से बहुत सारी पौधे को हानियाँ होती है।
चलिए अगला बिंदु जो अति महत्वपूर्ण है, शुष्कता एवं म्लानी। पहले तो ये शब्द समझ लेते हैं। शुष्कता का अर्थ है सूख जाना, लेकिन उस पौधे को अगर वापस पानी मिला तो वो वापस वृद्धि करना लगेगा, हरा हो जाएगा। लेकिन म्लानी में एक स्थायी म्लानी, एक ऐसी अवस्था होती है, पौधा इस तरह से मुरझा जाता है कि उसको अब वापस दोबारा पानी मिले तो भी वो वापस जीवित नहीं होता, हरा नहीं होता। तो पौधे में ये दोनों कंडीशन होती है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से जल की हानि होती रहती है, जिससे शुष्कता आती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की हानि हो जाए तो स्थायी म्लानी भी आ सकती है। तो आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, पत्तियां जलकर सूखने लगती है और गिर जाती है, और ओवरऑल जब पौधे की पत्तियां गिर जाती है तो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। और यही हमारा अगला बिंदु है, हासित उपज। यानी अगर वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी तो पौधे की जो उपज है, पैदावार है, वो कहीं ना कहीं कम होगी, और उसका कारण हम पहले देख चुके हैं। और इसी तरह से उपापचयी क्रियाएं, पौधे की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं, उसके लिए जल आवश्यक है, और जल की जब कमी हो जाती है तो वाटर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जल का तनाव उत्पन्न होता है, और उससे उपापचयी क्रियाएं भी गिर जाती हैं। तो ये सभी हानियां हैं और ये सभी लाभ है। अब हम आगे विश्लेषण करेंगे कि इन सब को देखते हुए हम वाष्पोत्सर्जन को किस श्रेणी में रखें। क्या ये एक अति आवश्यक या अति लाभकारी प्रक्रिया है, या एक हानिकारक प्रक्रिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप इन बिंदुओं को उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ। चलिए, आपने इसे उतार लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वाष्पोत्सर्जन की समीक्षा करते हैं। तो दो वैज्ञानिक हुए, एक तो हुए कर्टिस और एक हुए स्टीवार्ड। इस चीज़ को समझना, इनके जो कथन है उस पर परीक्षा में हर बार प्रश्न बनता है। कर्टिस ने वाष्पोत्सर्जन को एक अनिवार्य बुराई कहा। ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य किंतु क्या है, बुराई है। और स्टीवार्ड ने इसे अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब अनएवॉइडेबल, मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, जो होके रहेगी, अपरिहार्य बुराई कहा।
तो दोनों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब ये बात तो तय है कि वाष्पोत्सर्जन कहीं न कहीं एक हानिकारक प्रक्रिया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो एक तथ्य पहले मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा कि ये जो वाष्पोत्सर्जन से लाभ है, जैसे कि शीतन प्रभाव है, खनिज जलों का अवशोषण है, अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो तो भी ये काम हो सकते हैं, ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। तो फिर ये प्रक्रिया क्यों होती है जब से इतनी हानियां हैं और प्रतिवर्ष लाखों पौधे शुष्कता और म्लानी से मर जाते हैं? ये एक सबसे हानिकारक प्रभाव है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन से बचा नहीं जा सकता। क्यों? देखिए, पत्ती की सतह पर हमने पढ़ा कि पर्णरंध्र होते हैं जिनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है और जिनके द्वारा पत्तियां सूर्य का प्रकाश भी ग्रहण करती हैं। पत्ती की सतह पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और जो पर्णरंध्र होते हैं वहाँ उसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है रंध्रों का खुला रहना। लेकिन एक कमी भी है। कमी ये है कि जब भी पर्णरंध्र खुले होंगे जल वाष्प उड़कर बाहर निकल जाएगी। तो हम या पौधे वाष्पोत्सर्जन से नहीं बच सकते, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरंध्र खुले होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है, और रंध्र खुले होंगे तो पत्ती से पानी 100% वाष्प बनकर बाहर निकलेगा। तो पौधे इससे बच नहीं सकते। इसीलिए इसको अनिवार्य और अपरिहार्य बुराई कहा गया है, जो एक हानिकारक, मतलब ये दोनों प्रक्रिया युक्त संगत है। कैसे कि प्रकाश संश्लेषण करना जरूरी है, रंध्रों को खुला रखना जरूरी है, और रंध्र खुले होंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसीलिए इसको कर्टिस ने अनिवार्य बुराई कहा और स्टीवार्ड ने अपरिहार्य बुराई कहा, जिससे बचा नहीं जा सकता। ये अनिवार्य है, इससे लाभ कम हैं लेकिन कम हैं, लेकिन हानियाँ ज़्यादा है। तो ये एक विश्लेषण था वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का। तो परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को अनिवार्य बुराई किसने कहा, अपरिहार्य बुराई किसने कहा, या इसको अपरिहार्य या अनिवार्य बुराई क्यों कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन से मिलती जुलती कुछ प्रक्रियाओं से जिनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, उसमें से पहला है बिंदु स्त्रवण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गटेशन। बर्जस्टीन ने ये शब्द दिया था, बिंदु स्त्रवण। तो पहले बिंदु स्त्रवण क्या है वो समझ लेते हैं कि पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में निकलना, ये कहलाता है बिंदु स्त्रवण। ध्यान रखिएगा, यहाँ जल के रूप में ही बाहर निकलता है, जल की बूंदों के रूप में, भाप के रूप में बाहर नहीं निकलता। अभी हम इस प्रक्रिया की तुलना भी करेंगे वाष्पोत्सर्जन से। तो जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो ये क्यों निकलता है, किन परिस्थितियों में निकलता है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक हो, यानी जल अवशोषण तो अधिक हो रहा है लेकिन वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, तो अतिरिक्त जल को कैसे निकालना रहा, उसके लिए ये एक प्रक्रिया है। तो उसके लिए क्या होता है कि जल को जाइलम द्वारा बलपूर्वक बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, जिसको कहते हैं बिंदु स्त्रवण। अब परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रवण में क्या अंतर है। तो पहला अंतर, वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में निकलता है, इसमें जल बूंदों के रूप में निकलता है। दूसरा बिंदु कि इसमें केवल शुद्ध जल नहीं होता, इसमें कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक लवण भी घुले होते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में केवल शुद्ध जल निकलता है। तीसरी बात कि जल रंध्र पत्ती के किनारों पर होते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन में जो पर्ण रंध्र होते हैं वो पर्ण की सतह पर होते हैं। चौथा अंतर, वाष्पोत्सर्जन एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जबकि बिंदु स्त्राव एक अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। ठीक है। पांचवा बिंदु कि
बिंदु स्त्रवण हमने पढ़ा अभी कि इसमें जल निकलता है, इसमें गुलित लवण होते हैं और शुद्ध जल नहीं होता, जबकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शुद्ध जल होता है। आप इन सभी कारकों को सूचीबद्ध कर लेना, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है बिंदु स्त्रवण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। अब मैं जो परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि ये किस परिस्थितियों में उत्पन्न होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो अंतर भी है वाष्पोत्सर्जन से। वाष्पोत्सर्जन कब होता है? दिन में, जब प्रकाश होता है। लेकिन बिंदु स्त्रवण की प्रक्रिया या तो प्रातः होती है या शाम या रात्रि को होती है। नंबर 2, ये कब होती है? जब वायु में आर्द्रता अधिक होती है, नमी अधिक होती है, तब होती है। नमी अधिक होती है, तब आर्द्रता अधिक होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो पानी इकट्ठा हो गया तो कैसे निकलना रहा? तो जाइलम द्वारा बलपूर्वक इसको बाहर की ओर भेज दिया जाता है। तो बिंदु स्त्रवण के लिए क्या परिस्थिति आवश्यक है? एक तो वायु में आर्द्रता का अधिक होना, नंबर 2 जल अवशोषण की दर का वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक होना, और ये कब होती है? या तो प्रातः या रात्रि में, जबकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका संबंध वाष्पोत्सर्जन से। एक और है रस स्त्रवण, ब्लीडिंग कहते हैं जिसको। ब्लीडिंग कब होती है? कि पौधे का अगर कोई भाग काट दिया जाए, शाखा तना कुछ भी, तो कटे हुए भाग से रस निकलता है, इसको बिंदु स्त्रवण कहते हैं। ये कब निकलता है? जब पौधे का कोई भाग कट जाता है। और ये जो रस निकलता है उसके लिए जो कारक है वो है मूल दाब। आगे हम पढ़ेंगे मूल दाब क्या होता है। और जैसे अंगूर में होता है या ताड़ का वृक्ष होता है, दक्षिणी भारत में टोडी नाम का एक पेय बनाया जाता है, उसमें पौधे में एक कटान लगा दिया जाता है, उससे रस रिसता रहता है। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है जिसको रस स्त्रवण या ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।